नमस्कार. निवडणूक आयोगाविषयी बोलण्यासारखं फारसं आता काही शिल्लक उरलेलं नाही, अजिबातच. पूर्ण निर्वस्त्र झालेले आहेत ते निवडणूक आयोगाचे सगळे मुख्य लोक. देशात आणि राज्यामध्ये आपल्या सत्तेवरती बसलेले लोक जनमतामधून नव्हे तर निवडणूक आयोगाच्या कृपेने सत्तेमध्ये आहेत हे आता पुरेसं उघड झालेलं आहे, स्पष्ट झालेलं आहे आणि बहुतांश जनतेच्या सुद्धा ते लक्षात आलेलं आहे. या सगळ्यामधून एकच समाधानाची बाब मात्र पुढे आली की विधानसभा निवडणुकीच्या नंतर आपल्या महाराष्ट्राच्या जे सारखं वाटत होतं मनामध्ये आतून की महाराष्ट्रातील जनतेने असं कसं केलं. अवघ्या 4 महिन्यांपूर्वी ज्या जनतेने महायुतीच्या विरोधामध्ये मतदान केलं लोकसभेला आणि 48 पैकी तब्बल 32 जागा महाविकास आघाडीच्या पारड्यामध्ये टाकल्या, तीच जनता महाराष्ट्रातली अवघ्या 4 महिन्यानंतर इतकी वेगळी टोकाची भूमिका कशी काय घेईल, तेही विशेष काही न घडता. परंतु आता पूर्णपणे लक्षात आलं की जनतेने भूमिका अजिबात बदललेली नव्हती, तर निवडणूक आयोगाने शेण खाल्लं होतं आणि त्यानंतर ते सगळं पुढचं प्रकार घडला. त्यामुळे आता जोपर्यंत निवडणूक आयोगाचा कारभार पूर्णपणे पारदर्शक होत नाही किंवा मतदान पूर्ववत मतपत्रिकांवरती बॅलेट पेपरवरती घेतलं जात नाही, तोवर मतदान प्रक्रियेमध्ये सहभागी व्हायचं की नाही याचा विचार करण्याची वेळ आपल्या सगळ्यांवरती आलेली आहे. निवडणूक आयोगाचा कारभार पूर्ण पारदर्शक होण्यासाठी लोकशाही मार्गांचा वापर करून अहिंसेच्या मार्गाने आंदोलनं, सत्याग्रह, शांततापूर्ण मोर्चे हे सगळं आपल्याला करावं लागणार आहे. त्याची सुरुवात 300 पेक्षा अधिक खासदारांच्या सोबतीनं राहुल गांधींनी करून दिलेली आहे. आपल्याला एकजुटीने आता ती लढाई पुढे न्यावी लागणार आहे या देशासाठी, लोकशाहीसाठी, संविधानासाठी. बाकी मग अमेरिका, ट्रम्प, आपल्या निर्यातीला बसलेला चाप, ढासळती अर्थव्यवस्था, IT क्षेत्राला लागलेली घरघर, कबूतर, कुत्रे हे सगळे मुद्दे आहेतच आणि आपण त्यावरती वेळोवेळी बोलत सुद्धा असतो. परंतु तूर्त आपल्या या प्राणप्रिय देशाचा स्वातंत्र्य दिन अगदी तोंडावरती आलेला आहे आणि मला असं वाटलं की या निमित्तानं आजपासून पुढच्या 2-3 दिवस त्याला स्वातंत्र्य दिनाला अनुसरून आपण काहीतरी वेगळं करण्याचा प्रयत्न करूया. पंडित नेहरू हे मोदी, शहा वगैरेंचे आणि संघ भारतीय जनता पार्टीचे अत्यंत जवळचे नेते. काँग्रेसचे लोक नेहरूंचं नाव एक वेळेस घेणार नाहीत, तितक्या वेळा भारतीय जनता पार्टीचे लोक नेहरूंचं नाव घेत असतात. हे असं का घडतं? संघ भाजपला भले दिखाव्यासाठी का होईना गांधी चालतात, सरदार चालतात, बाबासाहेब आंबेडकरही चालतात, मग पंडित नेहरू मात्र का चालत नाहीत? नेहरू नेमके त्यांना कुठे आडवे येत असतात संघ आणि भाजपला? काही मान्यवरांची भाषणं, त्यांनी मांडलेले विचार मी नेहमी ऐकत असतो. त्यातील एक अतिशय महत्त्वाचं नाव म्हणजे पुरुषोत्तम अग्रवाल. त्यांनी आपल्या एका भाषणामध्ये अवघ्या 10 ते 12 मिनिटात नेहरू म्हणजे नेमकं काय याचं जे विवेचन आणि विश्लेषण मागे केलेलं होतं ते केवळ अप्रतिम असं आहे, केवळ अप्रतिम. आणि त्याचा शेवट काँग्रेसच्या मंडळींनी, पुरोगामी मंडळींनी सुद्धा आवर्जून ऐकण्यासारखा आहे. स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्तानं पुरुषोत्तम अग्रवाल सरांचं पंडित नेहरूंविषयीचं हे विवेचन आज तुम्हाला ऐकवतोय. हिंदीमधलं आहे, परंतु जरूर ऐका, अतिशय अप्रतिम असा आहे. मेरे मन में ये सवाल पिछले कई सालों से रहा है, कम से कम 2002 या 2003 से, कि कुछ खास लोगों को, सीधे सीधे कहें तो हिंदुत्ववादियों को और हर तरह के कम्युनलिस्ट एलिमेंट को नेहरू से इतनी नफरत क्यों है? ये बात नेहरू की आलोचना की नहीं है, नेहरू के प्रति विरोध की नहीं है, नफरत. नेहरू के बारे में जिस तरह की स्कैंडलस चीजें सोशल मीडिया पर लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं और एडमायर करते हैं. मैं एक और उदाहरण देता हूं. एक सज्जन हुआ करते थे राजीव दीक्षित नामक. वो एक और सज्जन के बड़े क्लोज सहयोगी थे जो तमाम बीमारियों का इलाज योग से कर देते हैं. खुद को दिल का दौरा पड़ता है तो एम्स आते हैं. एनीवे, तो उनका एक वीडियो, आप हो सकता है वो अभी भी इंटरनेट पर हो, मैंने हुई भारत माता की भूमिका में उसका जिक्र किया है. उस वीडियो को लाखों, बल्कि संभवतः 90 लाख लोगों ने देखा था और हजारों कमेंट्स थे और ज्यादातर अरे क्या बात कही है, क्या एक्सपोजर किया है. मैंने उस वीडियो का अपनी किताब की भूमिका में जिक्र किया. मैं आभारी हूं अपने एडिटर रवि सिंह का. उन्होंने कहा कि जिक्र करना काफी नहीं है.
उस वीडियो में जो कहा जा रहा है उसे अंग्रेजी में रिप्रोड्यूस कीजिए और उस पर कमेंट कीजिए। मैंने किया। उस वीडियो में कहा जा रहा था कि नेहरू और जिन्ना और एडविना तीनों लंदन के हैरिस कॉलेज में सहपाठी थे और एडविना ने इन दोनों को मूर्ख बनाकर अपना काम साधा और नेहरू ऐसे थे कि एडविना के मोह जाल में फंस के देश का विभाजन कर बैठे। मैंने उसमें अपनी किताब में लिखा, और ये देखने की बात है कि जो कमेंट्स में देख सका, हजारों कमेंट्स में से, उनमें से किसी कमेंट में ये सवाल नहीं था कि भाई साहब लंदन में कोई हैरिस कॉलेज है भी या नहीं है। एडविना कभी कॉलेज गई भी थी या नहीं गई थी। और नेहरू जिन्ना के लंदन से लौट आने के कितने साल बाद लंदन पहुंचे थे, असल में तो कैम्ब्रिज पहुंचे थे। जब आप किसी से नफरत करते हैं तो उसके बारे में कही जा रही स्कैंडलस से स्कैंडलस बात को आप स्वीकार कर देते हैं। यह एक स्वाभाविक मानवीय वृत्ति है। ऐसा नफरत का माहौल नेहरू के प्रति बनाने में उन लोगों ने कामयाबी हासिल की है कि आप कोई बकवास नेहरू के बारे में कर दीजिए, ज्यादातर लोग स्वीकार कर लेंगे। इस सच्चाई को हम फेस करें। और ऐसे में इस किताब का आना इसलिए महत्वपूर्ण लगता है मुझे। आइडिया ऑफ इंडिया की चर्चा बहुत होती है। मैं प्रोफेसर मुखर्जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने इस बात को अंडरलाइन किया कि आइडिया ऑफ इंडिया केवल एक कल्चरल एक्सप्रेशन नहीं है। आइडिया ऑफ इंडिया का मतलब केवल प्लूरलिज्म और टॉलरेंस नहीं है। उसमें उन्होंने फीचर गिनाए हैं: इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट, opposing imperialist domination globally. This is the first point of Nehru's idea of India, according to Professor Mukherjee, and I totally endorse this reading of idea of India. इसी तरह डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, प्रो पुअर ओरिएंटेशन, मॉडर्न साइंटिफिक आउटलुक, ये सब चीजें उस आइडिया ऑफ इंडिया में शामिल हैं। और जिन लोगों की चर्चा इन दिनों हो रही है, जिनकी हम बात कर रहे हैं, उन्हें आइडिया ऑफ इंडिया से चिढ़ सिर्फ इसलिए नहीं है कि उसमें इंक्लूजन और सेकुलरिज्म है। उन्हें आइडिया ऑफ इंडिया से चिढ़ इसलिए भी है कि उसमें एक स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट ऑफ एंटी इंपीरियलिज्म है, उसमें एक स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट ऑफ प्रोग्रेसिव एंड साइंटिफिक आउटलुक है। आइडिया ऑफ इंडिया इज नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ इमोशंस एंड हिंदू मुस्लिम भाई भाई, इट्स अ मच मोर कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन। दूसरी बात, नेहरू को एप्रोप्रिएट करने में विफल रहे हैं। गांधी को कर लिया, पटेल को कर लिया, अंबेडकर को भी कर ही रहे हैं और तमाम लोगों को। ये सवाल बार बार उठता है लोगों के मन में कि नेहरू को एप्रोप्रिएट करने में विफल क्यों है या उसकी कोशिश क्यों नहीं करते। उसका कारण है, कारण उसका यह है कि हमारे तमाम राष्ट्रीय नेताओं में नेहरू वॉज द मोस्ट कंसिस्टेंटली मॉडर्न। नेहरू बहुत अनएम्बिगुअसली मॉडर्न व्यक्ति थे। और इसके साथ ये सबसे क्रूशल है, मॉडर्न होने का एक मतलब मान लिया गया है पॉपुलर से लेकर एकेडमिक डिस्कोर्स तक में कि मॉडर्न का मतलब है ट्रेडिशन से ब्रेक। नेहरू उन रेयर लोगों में से थे जिनके लिए मॉडर्निटी ट्रेडिशन से ब्रेक नहीं थी, बल्कि ट्रेडिशन का ऑर्गेनिक इवोल्यूशन थी। और इसलिए अपनी सारी विलायती पढ़ाई लिखाई के बावजूद कुछ लोगों के लिए ये बहुत हृदय द्रावक, हृदय घातक समाचार है, और वो पिछले कई सालों से रहा है कि सारे अंग्रेजीपन के बावजूद नेहरू किसानों से, घरेलू महिलाओं से, दुकानदारों से भी वैसा ही संवाद करने में कामयाब होते थे जैसा आप जैसे विद्वानों के साथ, क्योंकि वो मॉडर्न थे, ट्रेडिशन में रूटेड थे। एक साधारण सा किस्सा मैं आपको सुनाता हूं। मुझे एक सीनियर हमारे साथी थे जेएनयू में, उन्होंने सुनाया था कि नेहरू एक बार बिहार गए तो जाहिर है कि बड़ी भीड़ भाड़ और बड़ा शोर शराबा। जगजीवन राम जी कार्यक्रम की अध्यक्षता और संचालन कर रहे थे। तो उन्होंने कहा, और ध्यान दीजिए, उन्होंने कहा कि पंडित जी, मैं भगवान बुद्ध, भगवान महावीर और सम्राट अशोक के बिहार में आपका स्वागत करता हूं। तो नेहरू जी शोर शराबे से काफी चिढ़े हुए थे, इनडिसिप्लिन से। तो उठ के खड़े हुए बोले, बाबूजी ने मेरा स्वागत सम्राट अशोक के बिहार में किया, आप लोगों की हरकतों से तो लग रहा है कि मैं सम्राट जरासंध के मगध में खड़ा हूं। ये कमेंट
कोट अनकोट उस तरह का मॉडर्न नहीं कर सकता था जो जरासंध को जरासंधा कहता हो और भगवत गीता को भगवत गीता कहता हो। नेहरू उन मॉडर्न्स में से नहीं थे और इसीलिए वो अभी भी बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी समस्या है और इसीलिए वो हिंदुस्तान के बल्कि दुनिया के किसी भी डेमोक्रेटिक माइंडेड फॉरवर्ड लुकिंग इंसान के लिए प्रेरणा स्रोत होनी चाहिए। नेहरू को आप डिफेंड करें या ना करें, सच्चे मन से और सच्चे लिहाज से नेहरू को अपने लिए खोजिए जरूर। उन्हें डिफेंड की जरूरत तो वाकई नहीं है, लेकिन आपको जरूरत है कि आप नेहरू को खोजें और उसके लिए यह जरूरी है। यहां में दूसरी बात जो प्रोफेसर मुखर्जी ने अंडरलाइन की है, इस चीज को हम फेस करें। इन्होंने लिखा है अरे यहां जो प्रोग्रेसिव और सेकुलर फोर्सेस हैं, दे हैव बीन ग्रेजुअली सीडिंग द नेशनलिस्ट स्पेस टू आरएसएस एंड हिंदू। हम ये भूल जाते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में नेहरू हिंदू कम्युनलिज्म और मुस्लिम कम्युनलिज्म को लिबरल सेकुलर डेमोक्रेसी की शब्दावली भर में नहीं नकारते थे, उनको एंटी नेशनल कहते थे। नेहरू के मुहावरे में हिंदू महासभा वाज एज एंटी नेशनल एज वाज मुस्लिम लीग, फॉर द सिंपल रीजन बिकॉज इफ यू टेक इंडिया एज अ नेशन, आइडिया ऑफ अ नेशन, देन बोथ दीज वेरिएंट्स ऑफ कम्युनलिज्म आर इक्वली डेंजरस टू दैट आइडिया ऑफ नेशन। आज आलम यह है कि जुलाई 2016 में मैंने और हमारे एक मित्र कांग्रेस के कार्यकर्ता संदीप दीक्षित, हम लोगों ने मिलकर एक बातचीत आयोजित की थी, एंगेजिंग विद नैरेटिव्स ऑफ नेशनलिज्म। उस बातचीत में हमारे तमाम लिबरल और डेमोक्रेट जो मित्र आए थे, उनका रवैया कुछ ऐसा था कि जैसे शुद्ध ब्राह्मणों की सभा में माछ भात के लिए बुला लिया गया। नेशनलिज्म पर बात कर रहे हैं हम लोग। नेशनलिज्म यू नो इज अ वेरी रिएक्शनरी आइडियोलॉजी, इट्स अ रेग्रेसिव आइडियोलॉजी। तो संदीप दीक्षित तो खैर पॉलिटिकल आदमी है, उनमें तो अपार धीरज है, मुझ में नहीं है। तो मैंने कहा कि आप जाने, आपका काम जाने। फिर उसके बाद वही हुआ, एक मीटिंग के बाद दूसरी मीटिंग नेशनलिज्म की नहीं हुई। लेकिन ये चिंताजनक है। आप हिंदुस्तान के नेशनलिज्म को 18वीं और 19वीं सदी के यूरोपियन नेशनलिज्म के पैमानों पर नहीं नाप सकते और इस अर्थ में यह सही है कि इंडिया एज अ नेशन इज आउटलायर टू यूरोसेंट्रिक डेफिनेशन ऑफ नेशनलिज्म और नेशन, but it does not mean that India is not a nation as such. India is a nation of a different kind, and that difference has to be understood and appreciated and preserved. मैं जवाहरलाल नेहरू के अपने एक उदाहरण से इस बात को समाप्त करता हूं। ये उन्होंने दूसरे महायुद्ध के दौरान कम्युनिस्टों को संबोधित करते हुए बात कही थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में। राष्ट्रीयता पिछली तरक्की, परंपरा और सामूहिक अनुभव की स्मृति है। मैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया से अनुवाद कर रहा हूं। समाजवाद जिसकी पृष्ठभूमि में सर्वहारा है, इसका मजाक उड़ाता है, इसे आउटडेटेड कहता है, ये भूलते हुए कि जब कोई संकट आता है तो राष्ट्रीयता उठ खड़ी होती है, उसी का बोलबाला रहा है। लोगों ने परंपरा में ताकत और राहत खोजी है। राष्ट्रीय परंपराओं में लौटने की बात असल में मजदूर और मेहनत कशों में ज्यादा दिखाई देती है। जाहिर है कि ये बात नेहरू कम्युनिस्टों को केवल हिंदुस्तान नहीं बल्कि हिटलर के खिलाफ दूसरा महायुद्ध लड़ रहे रूस के संदर्भ में भी याद दिला रहे थे कि मजदूर और मेहनत कशों में राष्ट्रीयता की भावना कहीं ज्यादा प्रबल होती है। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोगों को लगता है, और आप अगर देखें तो हमारे पॉलिटिकल डिस्कोर्स में ये चीज आती है कि साहब वो मंदिर मस्जिद रोटी की बात करो। मैं केवल एक निवेदन करना चाहता हूं कि गरीब से गरीब आदमी को एक सेंस ऑफ सेल्फ होता है। वो सेंस ऑफ सेल्फ कल्चरल हो सकता है, रिलीजियस हो सकता है, सोशल हो सकता है। और गरीब से गरीब आदमी की चिंता केवल रोटी की नहीं होती। रोटी की चिंता वो करेगा और सारी महान चिंताएं आप करेंगे, ये अपने आप में एलिटिज्म का एक अत्यंत हास्यास्पद और दुखद रूप है। और इसलिए रोटी की चिंता करो ये कहकर के आप कम्युनल मोबिलाइजेशन का मुकाबला नहीं कर सकते। कम्युनल मोबिलाइजेशन का मुकाबला करना है तो you have to fight to regain the really democratic, inclusive space of nationalism, जिसे दादा धर्माधिकारी ने कहा था, और मैं समझता हूं वो सबसे सुंदर एक्सप्रेशन है हिंदुस्तानी नेशनलिज्म के लिए, मानवनिष्ठ भारतीयता।
humane Indian nationalism. And Nehru is one of the most remarkable symbol, metaphor and spokesperson of that nationalism, and in that sense Nehru actually needs to be defended and reclaimed. Thank you.